अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। एक बार फिर से एक अहम नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की, जहां पर हम तेज़ी के साथ बहुत कुछ तब्दील होता हुआ हम देख रहे हैं। जहां पर हम ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग जारी है, वहीं पर एक आर्ज़ी जंगबंदी हो जाती है, उसके बाद लफ्ज़ी तकरार, सिफारती तनाव बहरहाल एक जारी सारी है। इन तमाम तर चीज़ों के अंदर मुज़ाकरात करवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है। ख़ित्ते के ममालिक भी अपने तय किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप दीगर क़ुव्वतों की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो रशिया की बात करते हैं, वो भी अपने कंसर्न का इज़हार करते हैं और इस उम्मीद और यकीन का इज़हार करते हैं कि मामले को मुज़ाकरात ही के ज़रिए हल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक दूसरा जो रुख है सारी सूरत हाल का, वो अमरीका है। और अमरीका चूँकि जो आप ये कह सकते हैं कि जो माजी के तजर्बात ईरान के साथ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। एक साइड के ऊपर सिफारतकारी होती रही है, गुफ्तगू होती रही है, तो दूसरी साइड के ऊपर ईरान के ऊपर जंग को भी मुसल्लत किया गया। और आप कह सकते हैं कि यही वो बुनियादी फैक्टर है कि दोनों फ़रीक़ैन को, या ज़्यादा से ज़्यादा ईरान जो है वो अभी अमरीका के ऊपर एतमाद करने के लिए उस हद तक तैयार नहीं है। और जहाँ पर एतमाद का मामला हो तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो सूरत हाल है, चीज़ें हैं जो एक फ़्लो में होनी है, जो 1 से 2 दिन के अंदर हो जानी है, उसके अंदर फिर ताख़ीर भी आती है। तो बहरहाल हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान शख्सियत से कि ये जो सारा का सारा मामला है ये आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आता है, और फिर ईरान की जो अस्करी क़ुव्वत है किस तरह से उसने मजबूर किया है इन बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे हटने पर, और दोबारा से मजबूर हुए हैं कि ईरान के साथ वो टेबल के ऊपर बैठें। क्योंकि ये तो एक हकीकत है, मुसलमा हकीकत है पूरी दुनिया की, जो कमज़ोर होता है फिर उससे कोई बात भी नहीं करता है। अगर वो ताकत के बलबूते के ऊपर कुचला जा सके तो फिर उससे कौन बात करेगा। हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। तो बहरहाल ईरान की इस अस्करी सलाहियत के ऊपर भी हमने बात करनी है, मशरिक़ वुस्ता की बात करनी है, इसके साथ साथ साउथ एशिया की बात करनी है, जहाँ पर बहुत कुछ खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आलमी ताकतों का रुख अब इस रीजन और इस खत्ते की तरफ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बाहर यहाँ पर मुश्किलात भी हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, कशीदा है। ईरान इस हवाले से पेशकश कर चुका कि वो अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों फ़रीक़ैन चाहें तो वो सालिसी का और एक एतमाद साज़ी का दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल भी कर सकते हैं। और इससे पहले भी पूरी तारीख़ है सऊदी अरब की, तुर्की की, कतर की, कि वो सालिसी का किरदार दोनों ममालिक के दरमियान भी अदा कर चुके हैं। क्योंकि ये खित्ता इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर इक़्तिसादी लिहाज से चीन के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बात करें, सीपैक की भी बात करें, और ईरान की भी मुतादिद ऐसी राहदारियाँ जो कि आगे सेंट्रल एशिया के साथ जाके जुड़ती हैं। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की मार्केट चाहिए। तो बहरहाल हम इक़्तिसादी लिहाज से भी, तस्वीराती लिहाज से भी और अस्करी लिहाज से भी तमाम पहलुओं के ऊपर आज के इस नशिस्त के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान शख्सियत इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम और इन तमाम मौज़ूआत के लिए इंतहाई मौजूद तरीन शख्सियत हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर मैं पहला सवाल जो आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर भी बात की, तो हम यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, पाकिस्तान चूँकि इस सारे मामले के अंदर पैगाम रसानी और सालिसी का कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ईरान की क़यादत भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करती है और अमेरिका की तरफ से भी कुछ हम ऐसी ही स्टेटमेंट देखते हैं। अब चूँकि एक आप अहम पोजीशन के ऊपर रहे हैं, आपने अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जिसको आप कहते हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोनों चीज़ें आपने देखी हैं। ये सारा मामला आपके तज्ज़िये मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर कहाँ जाता हुआ नज़र आता है? सबसे पहले तो अब्बास, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। ठीक है ना, बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ ये पॉडकास्ट करते हुए। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। मेरे ख़्याल में इज़राइल और अमेरिका जो थे, वो पिछले 30-40 साल से उन्होंने मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर एक तसल्लुत उनका कायम था। सही, ठीक है ना। और उन्होंने ईरान को एज एन एनिमी ऑफ सुन्नी इस्लाम बना के पेश किया था। ठीक। और ये जितनी कंट्रीज़ थी, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ और नॉर्थन अफ्रीकन अरब कंट्रीज़ हैं जी, ये ईरान को एक एनिमी के तौर पे देखती थी। और ये जो नफ़रत है या मुसलमानों के अंदर तफरका है ना, ये जानबूझ के पैदा किया गया था 1990s के बाद से। अगर मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा सैमुअल हंटिंगटन की किताब, या जो उसकी थ्योरी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, और उसके बाद लेस्ली हेज़ल्टन ने कॉन्सेप्ट आके दिया कि शिया सुन्नी के शिज़म को बढ़ाया जाए मिडल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे। और उसने सीरिया और इराक़ की बात की कि आप इन दो कंट्रीज़ के अंदर से ये जो मुसलमानों के अंदर एक तफरका पैदा करें और मुसलमानों के अंदर एक ऐसे
फ़िरके को पैदा करने की कोशिश की, जो कि पुराने ज़माने में ख्वारिज के नाम से पहचाना जाता था। जो खारजियों की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान समझते थे, लेकिन मुसलमानों को मारना फॉर अ बेटर इस्लाम भी जायज़ समझते थे। सो ये लेस्ली हेजल्टन की एक थ्योरी थी कि जी कि आप जब द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो था बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर दो पावर सेंटर्स थे, अमेरिका और रूस। लेकिन जब रूस ख़त्म हो गया तो जिसने रूस की जगह लेनी थी, चाइना, वो रेडी नहीं था अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ वर्ल्ड डोमिनेंस डिफरेंट है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि चाइना के कोई डिज़ाइंस नहीं हैं कि जी कि वो दुनिया के ऊपर उनकी डोमिनेंस हो, लेकिन वो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हरगिज़ नहीं रखते। और ये वो फ़र्क है जो इस प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में है और इनकमिंग वर्ल्ड ऑर्डर में है, ठीक है ना। सो जो चाइना, क्योंकि वो रखना नहीं चाहता था, क्या कहते हैं, अपने आप को अमेरिका का एनिमी के तौर पे, क्योंकि वो उस वक्त कंसंट्रेट कर रहा था, 1990s की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त वो अपने आप को पोजीशन कर रहा था इकोनॉमिकल जायंट बनने के लिए, और वो इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहता था। तो दोनों ने, सैमुअल हंटिंगटन ने और लेस्ली हेजल्टन ने, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, उनको ये समझाया कि जी कि एक तो आप यानी कि बजाय किसी कंट्री को एनिमी बनाएं, आप एक सिविलाइजेशन को एनिमी बनाएं। और इस वक्त जो है ना, इस्लाम को अगर आप एनिमी बनाएंगे तो उसमें यहूद और ज्यूज़ क्रिश्चियंस और ज्यूज़ दोनों का फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर द मोस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन वाज इस्लाम। और उस वक्त एक थ्योरी आई थी कि बाय 2050 यूके विल बी अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, अगर इसी हिसाब से कन्वर्जन होती रही, और अमेरिका वुड बी बाय 2075। सो जब मुसलमानों के अंदर एक ये जब तफरका पैदा किया गया, तो उस वजह से उन्होंने उसको अपने माली मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। आप देखें कि पिछले 30-35 साल के अंदर अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है, क्या कहते हैं, वेपन्स जो हैं वो इन गल्फ कंट्रीज़ को बेचे, ठीक है ना। फिर अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले टेन्योर के अंदर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड की बुनियाद रखी। बेसिकली वो ये था कि जो इजराइल को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी इस इलाके में दी जाए। क्योंकि मैं उस इलाके में एज एन एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, तो मैं आपको बहुत वसूख से अब्बास ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ की जो इलीट है वो एक तरीके से सोचती है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो एक डिफरेंट तरीके से सोचती है, और वो एग्जैक्टली उसी तरह सोचती है जिस तरह पूरी दुनिया में मुसलमान इस वक्त इजराइल को देखते हैं। वो उसको एक हेजेमॉन देखते हैं, उसको देखते हैं कि वो मुसलमानों एक एक कंट्री को लेके वो, क्या कहते हैं, मुसलमानों को वीक कर रहा है, और वो मुसलमानों को के ऊपर अपनी जारहियत का मुजाहरा कर रहे हैं, और मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। सो एक स्ट्रीट के अंदर एक गुस्सा है अरब दुनिया के अंदर, और अवामी सतह। अब जब इजराइल ने देखा कि अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में और ख़ासतौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ में उसका होल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नेतन्याहू तरह के बंदों ने एक आइडिया इजराइल के अंदर प्रोपोगेट करना शुरू किया, और वो था ग्रेटर इजराइल प्लान का, और उसके नक्शे भी निकले जो आपने देखे होंगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से जो पूरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ना बॉर्डर्स तब्दील होने थे, और उनको यानी जिसके अंदर आप कहें कि सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ थी जिनके बॉर्डर्स जो हैं उनको रीडिफाइन करना था, और ग्रेटर इजराइल प्लान बनना था। और इसीलिए आप देखें कि पिछले 20-25 साल में जो 1947 में, क्या कहते हैं, या 49 में, क्या कहते हैं, इजराइल की हैसियत थी, उससे एटलीस्ट 25 टाइम्स गुना बड़ा इजराइल आज बन चुका है, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ पिछले 2-3 साल के अंदर देखें तो उसने सीरिया से ज़मीन ले ली है। पहले वो
वेस्ट बैंक के ऊपर होते थे, गोलान हाइट्स के ऊपर होते थे, और उसके ऊपर फिर उसके बाद उन्होंने कुनैत्रा तक वो अब आ गए हैं, और वो डमेस्कस से हार्डली 15 किलोमीटर दूर रह गए, ठीक है ना। जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने कोई 30-35 किलोमीटर अंदर आ गए। फिर उन्होंने गाज़ा के ऊपर कब्जा किया पिछले 2 सालों के अंदर, पहले उसको डिस्ट्रॉय किया और अब उसको प्रैक्टिकली टेक ओवर कर लिया। और अब जब उन्होंने ये देखा कि जो क्या कहते हैं, उनके इस प्लान की एग्जीक्यूशन में जो कंट्री है जो खड़ी हुई है, और वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एक ही कंट्री थी जो उनके इस में खड़ी हो रही थी, और वो था ईरान। और इसीलिए उन्होंने इस जंग की शुरुआत की फरवरी 2026 में। और जब उन्होंने इस जंग से पहले अगर आप देखें तो इजराइल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर की इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, कि उन्होंने वहाँ लोगों को इनकलकेट किया, उन्होंने थ्रू कैमराज, थ्रू देयर इंटेलिजेंस रिसोर्सेज, उन्होंने जो वहाँ की लीडरशिप थी उसको कम्प्लीटली, उसका उनको हर चीज़ पता होती थी कि वो क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो इज़राइल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और उन्होंने जब ये जंग शुरू की तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक वो जो वाहिद कंट्री है वो, और उसकी प्रॉक्सीज हिजबुल्ला, हमास और हूतीज़, जो कि एक्चुअली इस एक्सपेंशन प्लान की राह में खड़े हुए थे, ठीक है ना, इनको किसी तरीके से वो किया जाए। अभी अब जो खबरें निकल रही हैं, आप आई एम श्योर आपकी नॉलेज में भी होंगी, कि जॉन एफ कैनेडी के दौर से जो इजरायली पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो कोशिश करते रहे कि अमेरिका इजराइल की ये ग्रेटर इजराइल प्लान का हिस्सा बन जाए। लेकिन सब प्रेसिडेंट्स को एहसास था कि अगर उन्होंने ये किया तो प्रोबेबली चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। और इसीलिए अगर आप देखते हैं कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप थे जिन्होंने ये हामी भरी, और विद इन 3 मंथ्स अब इजराइल ने अपने आप को इस जंग से एक तरीके से पीछे कर लिया। जो इजराइल ईरान जंग थी वो अब अमेरिका ईरान जंग बन गई। सो मैं जो ये देख रहा हूँ कि अब जो, और जैसे अभी हम गुफ्तगू करेंगे कि इस जंग को बढ़ावा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि जो उनके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके ऊपर जंग शुरू की गई थी, उनमें से कोई भी हदफ अमेरिका और इजराइल मीट नहीं कर सके। लेकिन लाइक अ गुड प्लान, जब आप एक आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक आपके ऑल्टरनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आप ये कहें कि मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, लेकिन अगर मैं ये अचीव नहीं कर सकता तो मिनिमम मैं क्या चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो ये जो है ना, हम आज दुनिया को जिस फेज़ में देख रहे हैं वो ऑल्टरनेट फेज़ है। ओके, ठीक है ना, या ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है अमेरिका और इजराइल की, जिसमें वो ये चाहते हैं, देखिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ये टाइम फ्रेम है आज से लेके एंड ऑफ 2026, दोनों अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेन में दोबारा जाएंगे या दोबारा री इलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और नवंबर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं। और अगर हमने अब देख लिया है कि बोथ कांग्रेस में और सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की बहुत माइनर मेजॉरिटी है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी माइनॉरिटी में चली जाती है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अपने अगले 2 साल गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो अल्टरनेट स्ट्रेटजी पर इसलिए गए हैं कि वो ये चाहते हैं कि जब वो अपने इलेक्टोरेट के पास जाएं तो उनके पास कुछ दिखलाने के लिए। और मेरे ख्याल में इसीलिए अमेरिका जो है वो ये जो नेगोशिएशंस है उनको तूल दे रहा है, ताकि इजराइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका लेबनान में कवर कर ले, क्योंकि ईरान की साइड पर तो उनको कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं मिल रही है। तो जब उनको वहाँ वो मिलिट्री विक्ट्री नहीं मिल रही, तो वो मिलिट्री विक्ट्री वो लेबनान में हासिल करना चाह रहे हैं। और वहाँ भी अगर आप अब्बास देखें तो उनको रेजिस्टेंस कौन दे रहे? ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्ला।
जो लेबनीज आर्मी है वो तो उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रही, वो तो हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन कर रहा है। एग्जैक्टली और आप देखेंगे वो उन इलाकों को हिट करेंगे जो इस हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। सो वो ये चाह रहे हैं कि जब वो इलेक्शन में जाएं तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है अपनी इलेक्टोरेट को ये कहेंगे कि देखें जी, आज हम जो हैं हमारे पास ज़्यादा इलाका है और आज इजराइल ज़्यादा सेफ है बनिस्बत फरवरी 2026 के। तो अगर वो इस चीज़ को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को बेच सके तो उनको सक्सेस मिलेगी, और अगर ना बेच सके और अगर वो इलेक्शंस हार गए तो हम सबको पता है कि नॉट वेरी गुड डेज आर देयर फॉर। सर मैंने तो जो सवाल रखा तो ज़ाहिर आपने हमारे नाजरीन के लिए आसान कर दिया कि पहले पूरा पस मंज़र रखा है और फिर मौजूदा की सूरत हाल रखी है, तो समझने में ज़रा और बात करने को आगे बढ़ाने में आसानी होगी है जी। मैं जो आपकी बातों से जो चीज़ें समझ सका और उसमें से एक दो पॉइंट्स जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो ये कि एक तो ये चीज़ है कि आप चैलेंज दें इन आलमी साम्राज्य के निज़ाम को, जैसा कि आपने कहा कि ग्रेटर इसराइल में अगर कोई रुकावट बना है उसके अज़ाइम में तो वो ईरान बना और उसके ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी साइड के ऊपर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब हैं, खलीजी हैं, गैर अरब हैं, दीगर जो ममालिक हैं, हमने ये भी देखा कि गज़ा के मामले के ऊपर एक पीस बोर्ड भी बनाया गया, उसके अंदर भी मुतादिद मुसलमान मुल्कों का उन्होंने अपनी अपनी आप ये कहें कि किरदार अदा किया, चीज़ें की ताकि मज़ीद जो तनाज़ा है ये ना फैले। एक तरफ वो मुल्क है जो चैलेंज करता है अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, और एक वो सोच है जो कहते हैं कि नहीं हमें मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए करना चाहिए। जब वो मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमेरिका के साथ ताउन करके या अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर मामले को रुकवाने की कोशिश करते हैं, तो कतर की एग्जांपल भी हमारे सामने है कि उनकी खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया। तो मुस्लिम ममालिक अब इस नतीजे में या बिलखसूस इस जंग के बाद इस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं कि अब हमें ये समझ आना चाहिए कि इज़राइल के जो अज़ाइम हैं वो आगे ही बढ़ने हैं, चाहे आप अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएं, चाहे आप उसको तस्लीम करें, चाहे आप उसके साथ तिजारत करें या फिर ना करें, ये मामला इसी तरह आगे बढ़ना है। आप समझते हैं कि ये अरब ममालिक के अंदर सोच है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले इनिशियल आपको ज़रा शुरू में मैंने ज़रा डिटेल में इसलिए बताया कि मैं उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जी कि वहाँ की पब्लिक जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से सोचती है, अरब वर्ल्ड की और हुक्मरान। इस जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो अब्बास मैं देखता हूँ वो ये हुआ है कि जो हुक्मरान है ना उनकी थिंकिंग अलाइन कर गई है अपनी पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ आप निशानदही कर रहे हैं वो एक जनरल, आप जब नॉर्मल लोगों में बैठते थे, आप उनके साथ गुफ्तगू करते थे तो एग्जैक्टली उनकी यही फीलिंग थी। देखिए, कोई शख्स ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ना बहैसियत कौम अपने आप को एक वीक एंटिटी के साथ अलाइन करना चाहता है। ठीक, हर कोई ये चाहता है कि जी कि मेरा ख़ानदान, मेरा घर, मेरी कंट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जी, और अगर ना हो तो फिर बुरा लगता है। ठीक है ना? सो एग्जैक्टली यही फीलिंग अरब वर्ल्ड में थी। अगर आप 1973 की वॉर के बाद देखें तो दो जो मिथ्स हैं ना बहुत इनकलकेट की गई थी अरब वर्ल्ड के अंदर। वन वो ये था कि जी कि अगर आप वेस्टर्न अलायंस के अंदर जाएंगे तो आपको जो है क्या कहते हैं एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी पैराडाइम मिलेगा। ठीक है ना? और हम आपको हर किस्म की एनिमी से बचाएंगे, और उस वक्त एनिमी की जो डेफिनेशन थी वो ईरान था। ठीक है ना? कि जी के ईरान जो है क्योंकि एक हेजोमोनिक, वो उन्होंने पेश किया हुआ था कि एक हेजोमोनिक कंट्री है जो अपने निज़ाम आपके ऊपर लाना चाहता है, तो आप जो हैं ये इसके खिलाफ हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए आपने देखा कि सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर, जिसकी आप एग्जांपल दी, उन्होंने सिक्योरिटी वेस्टर्न अलायंस को आउटसोर्स कर दी। जो दूसरी मेथड क्रिएट की गई जो कि जिसके लिए बड़ी मेहनत की गई वो ये था कि इजराइल जो है ना वो आप सबसे बड़ा है जी। आप सब मिलकर भी चाहें तो इजराइल का कुछ बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। ठीक है ना? सो इजराइल जो चाहेगा वो इस इलाके में वो ये करेगा, और फिर उसने स्लोली एंड ग्रेजुअली करना शुरू किया। और आप इसलिए देखिए कि उसके जितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज़ हैं, वो जो है वो उसके हेजेमोनिक, इजिप्ट, जो सारी जो है ना उसके हेजेमोनिक डिज़ाइंस के आगे अपने आप को बेबस फील करते हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो ये था कि बिकॉज ये सोच मुसलमानों हुक्मरानों के अंदर डाल दी गई थी,
तो एक वो जो यूनिटी थी ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, जो जिसके ऊपर हमारा रिलीजन भी हमें कहता है, जो और अब हर एक को उसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है, वो जो है ना, वो हम मुसलमान दुनिया से बहुत दूर थी कि ना हमें कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही थी। ना हमारी जितनी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस थी लाइक OIC, अरब लीग, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ना आप किसी भी अरब कंट्री को आप उसके ऊपर इजराइल अटैक कर दे तो दूसरी कंट्रीज बस खड़ी होके देखती रहती। तो क्या फ़ायदा इतने सारे वेपन्स का, इतनी सारी फौजें खड़ी करने का, अगर आप क्या कहते हैं अपनी खुददारी और अपनी यानी कि अपने इलाके की हिफाजत नहीं कर सकते। सो अब इस जंग ने जो सबसे बड़ा चेंज मैं देखता हूँ या मैं समझता हूँ कि लेकर आई है, वो ये कि ये जो पहली वाली दोनों मिथ्स है ना, दोनों टूट गई। अब अरबों को ये एहसास हो गया है कि हम कितना ही अमेरिकन कैंप में चले जाएं, अमेरिका हमें फूल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सकता। दूसरा, उनको ये एहसास हो गया है कि जो है ना, इजराइल इनडिफिटेबल नहीं है, उसका भी खून उस तरह बह सकता है जिस तरह मुसलमानों का खून बहता है। वहाँ भी बिल्डिंग्स उसी तरह तबाह हो सकती हैं जिस तरह हमारी बिल्डिंग्स तबाह, जी, और हमारे बम भी इसी तरह वहाँ गिर सकते हैं जिस तरह उनके बम हमारे ऊपर गिरते हैं। सो ये जो एक मिथ थी ना कि इजराइल इज इनडिफिटेबल, वो मिथ टूट गई। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना, सबसे देखें, पहले हमेशा जो चेंज आती है ना, वो सोच में आती है। जब सोच तब्दील होती है ना, तो फिर अमल तब्दील होते हैं, ठीक है ना। सो इस जंग ने 3 महीने में उस सोच को तब्दील करके रख दिया। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान और गल्फ कंट्रीज जितनी हैं, वो इस चीज़ का एहसास करती हैं। और आप इसीलिए देखिए कि अगर हम पिछले 2 हफ्तों की अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं हर मुल्क के, वो ईरान से बात कर रहे हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जब इस जंग में आप ये देखें कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल की सिर्फ एक ही कोशिश थी कि किसी तरीके से गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ उस कोलिशन में शामिल हो जाएं। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्या कहते हैं, सारे जो गल्फ लीडर्स हैं उनकी, कि उन्होंने ये बेट नहीं ली। उन्होंने अमेरिकन को उनके बेसिस जो उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में दिए हुए थे उनसे ऑपरेट तो करने ही दिया, क्योंकि वो एक वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा थे। लेकिन उन्होंने बजाते खुद किसी यानी कैंपेन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। और यही चीज़ आज मेरा ख्याल है कि सब गल्फ रीजन को और ईरान को करीब लेकर आ रही है। और अगर ये सब करीब आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर अमल कोई नहीं होगा। जो हमारे यहाँ मुसलमानों के बीच में पिछले 30-40 साल के अंदर जो फ़िरकावारियत की बुनियाद के ऊपर डिफरेंसेस पैदा किए गए थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। जो इलाकाई बेसिस के ऊपर अरबी और अजमियों की जो एक बुनियाद के ऊपर जो डिफरेंसेस पैदा किए गए थे, वो ख़त्म हो जाएंगे, और ये पूरा इलाका जो है वो फिर दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। और जब हम आगे बात करेंगे तो देखिए, वो अल्लाह ताला ने वो जियोग्राफी भी इस तरह की बना दी है कि अब गल्फ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या जी ना, अब वो एटम बॉम्ब से एक बड़ी चीज़ ईरान के हाथ में आती हुई नज़र आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से सारी कंट्रीज़ जो हैं, जो पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में ट्रेड करती हैं या उनके थ्रू ट्रेड करती हैं, उनको एहसास हो रहा है कि यार जंग आंसर नहीं है, बल्कि दोस्ती और अफ़हाम तफ़हीम के साथ बात। इसके अंदर ज़ाहिर है, जहाँ पर आपने अरब और खलीजी ममालिक की तारीफ़ की है, लेकिन ज़ाहिर है ईरान के जो अपने कंसर्न है, जैसे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि हमारे पास ये सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि इस जंग के अंदर ज़ाहिर है सऊदी अरब का नाम नहीं लिया गया, कतर का नाम नहीं लिया गया, ओमान का नाम नहीं लिया गया। अलबत्ता कुवैत और UAE का नाम गाहे आया है, बहरीन का आया है। ख़ुद मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया कि कुवैत और UAE ने बढ़कर किरदार अदा किया ईरान के ऊपर हमलों करने के बाद। बहरहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, चूँकि आपकी पोजीशन है, एक अहम ओहदा रहा पाकिस्तान में अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इस सारी जंग को बतौर एक आप वो कह लें कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार के तौर के ऊपर आपने कैसा देखा ईरान की पूरी हिकमत अमली को, ईरान की सलाहियत को, एक ऐसे मुल्क को जिसके ऊपर एक तवील अरसे से इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, जो अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसको ख़ुद ही अपने ऊपर ही इन्हिसार करके ख़ुद ही बनाना है। तो आपने इस सारे मंजरनामे के अंदर ईरान की हिकमत अमली को कैसा पाया? मेरा ख्याल है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल
किसी इख्तिसार से काम नहीं लूँगा सही कि ईरान ने पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया, ठीक है ना। किसी की भी कोई भी डिफेंस एनालिस्ट 28 फरवरी से पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि अगर इज़राइल और अमेरिका की कंबाइंड एयरफोर्स आएगी और किसी कंट्री को वो बॉम्ब करेगी तो उस कंट्री के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो उस ऑनस्लॉट को बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है ना। ये जो एयर फोर्सेस को मेन रोल देने का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1990s में शुरू हुआ था जब हमने डेजर्ट स्टॉर्म और डेजर्ट शील्ड जंगें देखी थी। और उसमें बेसिकली ये था कि जी के एयरफोर्स आती है, वो ज़मीनी टारगेट्स या ज़मीनी अफवाज को बिल्कुल नरम कर देती है और फिर आपकी फ़ौज आती है और उस इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लेती है। देखिए इस जगह मेरे ख्याल इफ़ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग 23,000 सॉटीज़ फ्लाई की गई हैं ईरान के ख़िलाफ़ और 16,000 से ज़्यादा टारगेट्स अटैक किए गए हैं। लेकिन इस सब कुछ करने के बावजूद अमेरिका और इज़राइल की हिम्मत नहीं हो रही कि बूट्स ऑन ग्राउंड करें। आई थिंक ये ईरान की बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है। दूसरा जो मैं जिसको देखता हूँ ना कि आज तक किसी ने इस दुनिया में, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मई 2025 में किसी ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस नहीं किए थे, इसी तरह आज तक किसी ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर को एज अ वॉरफेयर नहीं समझा था, ठीक है ना। हम हमेशा जब मुकाबला करते थे कंट्रीज़ का तो हम करते थे कन्वेंशनल डोमेन्स के अंदर, कि आर्मी वर्सेस आर्मी, एयरफोर्स वर्सेस एयरफोर्स, नेवी वर्सेस नेवी, ठीक है ना। लेकिन ईरान ने पहली मरतबा शो किया कि जी कि किस तरह एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में भी आप अपना लोहा मनवा सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है वो लॉसेस लेने की कि जो दूसरी पार्टी आपके ऊपर टेक्नोलॉजी की। हर मुल्क चाह रहे हैं कि जी के ड्रोन्स हासिल करें, UCAVs हासिल करें, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स हासिल करें, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी होने चाहिए। शायद हमने भी ये लेसन लर्न किया और हमने भी अब पाकिस्तान के अंदर एक रॉकेट फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मेरा ख्याल है कि ईरान ने ना सिर्फ ये जंग मिलिटरीली तो हम नहीं कह सकते कि ईरान ये जंग जीत किया है, ठीक है ना, लेकिन हम परसेप्शन वाइज ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों की नज़रों में ईरान ये जंग जीत गया, क्योंकि एवरीवन एक्सपेक्टेड ईरान टू लूज दिस वॉर। दैट ईरान इज स्टिल स्टैंडिंग टुडे इज़ अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ ईरान, मेरे नज़दीक। बहुत बहुत खूब आपने जो तजिया उसका किया। इस खत्ते के हवाले से हम बात कर लेते हैं कुछ साउथ एशिया के हवाले से। यहाँ पर CPEC के ज़रिए चाइना दुनिया के साथ कनेक्ट भी होना चाहता है, उसके मौक़े भी हैं, चीज़ें भी हैं। ईरान की बंदरगाह की अगर चाबहार की बात करते हैं, पाकिस्तान वसी एशिया मार्केट तक रसाई करना चाहता है। वसी एशिया भी ज़ाहिर है वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं तो उन्हें भी कोई बंदरगाह चाहिए। पाकिस्तान उनके लिए गवादर अपनी जो बंदरगाह है ये कराची की है, उन्हें एक मौके के तौर के पर पेश करता है। लेकिन इस सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की बात करते हैं या अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो इन जगहों के ऊपर आप मुसलसल सिक्योरिटी नुक़्ते नज़र से आप अदम से काम भी देखते हैं। पाकिस्तान आयरूस IBO बेस्ड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर करता रहता है। ईरान के साइड के ऊपर भी कुछ ऐसे सिस्तान वाली साइड पर मसाइल रहते हैं। चीन को भी बहरहाल कंसर्न रहता है। तो ये जो सूरत हाल आपको नज़र आती है इस खत्ते के अंदर, ये भी आप किसी ग्रेट गेम के साथ जोड़ते हैं या कुछ तंजीमें हैं जो अपने बयानिए के ऊपर खड़ी हुई हैं? नहीं, इसमें अब्बास आई थिंक आपकी जो पहली अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक कि यहाँ एक ग्रेट गेम खेली जा रही है, सही, ठीक है। देखिए अमेरिका को और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि जो चाइना इज़ एन इमर्जिंग पावर और चाइना अपने आप को एज अ मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट नहीं कर रही फ्यूचर के अंदर, वो अपने आप को एज एन इकोनॉमिक जायंट या इकोनॉमिक पावर यानी कि प्रोजेक्ट कर रही है। और वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर भी लेकर आना चाहती है वो इकोनॉमिक बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, वो हेजेमोनिक बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। सही, देखिए पिछले 300-400 साल से अब्बास पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा था ना वो ये था कि फ़ौजें जाती थी, वो एक इलाके के ऊपर कब्जा करती थी अगर वो इलाका आपके इंटरेस्ट का होता था, और फिर आप उधर एक अपनी पसंद की हुकूमत बिठाते थे और वो इलाका आपकी डोमेन का हिस्सा बन जाता था, ठीक है ना। चाइना जो है ना उसको कम्प्लीटली ऑपोजिट रिवर्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं वो जहाँ गया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने 2000 के बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक अपना प्रोजेक्ट बनाया और उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखलाया
कि आप थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन आप जो है ना कंट्रीज़ को अपने साथ मिला सकते हैं। और अगर आप ये देखेंगे 2000 के अंदर, तो ये 2000 के अंदर टाइम मैगजीन में ने अफ्रीका को ब्लड कॉन्टिनेंट का नाम दिया था, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ जंगें और कत्लो गारती हो रहा था। लेकिन आज आप 25 साल के बाद देखें तो कहते हैं कि द मोस्ट डेवलपिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज अफ्रीका। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ हो रही है? अफ्रीका के अंदर। तो ये जो चाइना एक नया मॉडल लेकर आई है, इसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। और जो चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, वो सीपेक है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें, चाइना ट्रेड के ऊपर बिलीव करता है। अगर चाइना जो है साउथ चाइना सी के थ्रू अपनी शिप्स को भेजता है, लेट्स से इंडिया में, यूरोप में, अमेरिकाज में, यानी कि नॉर्थ या साउथ अमेरिका में, तो टाइम लगता है 22 दिन से लेके 1.5 महीने तक। सो आपको एक शिप के थ्रू इतना टाइम लगता है, अगर वो शिप बगैर किसी रुकावट के चल रही हो, जो कि ट्रेड में खैर दुनिया ने अपने आप को एडजस्ट किए हुए, लेकिन ट्रेड में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सो चाइना जो है ना रोड बेल्ट इनिशिएटिव लेकर इस नए कॉन्सेप्ट के साथ आया, और उसने अपने आप को यूरोप के साथ भी थ्रू अ रोड लिंक बनाया। उसने फार ईस्ट को भी कनेक्ट किया अपने साथ एक रोड लिंक के थ्रू। और ये जो है ख़ासतौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकाज़ हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इन कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्ट करने के लिए उसने ये सीपेक का कॉन्सेप्ट लेकर आया, ताकि खुंजराब से लेके वो गवादर तक एक उसने रोड बनाई, और उस रोड को वो अपनी ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, और आपने जो 3 पोर्ट्स का नाम लिया, तो आप देखेंगे कि गवादर जो है ना वो मोस्ट ज्योग्राफिकली करेक्ट लोकेशन के ऊपर है फॉर वर्ल्ड ट्रेड। अगर मैं आपको समझा सकूं कि यानी कि सबसे साउथ में गवादर है, उसके ऊपर चाबहार है, उसके ऊपर दुबई। ठीक है ना। सो अगर फर्ज कर लें कि एक शिप ने चाइना से चलना है और उसने अपने आप को, अपने सामान को उतारना है ताकि वो दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में जा सके, और उसको दुबई जाना पड़ता है, तो उसको तकरीबन 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है टू रीच दुबई। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप और ये जो टाइम लगता है ये तकरीबन 28 दिन का लगता है अब्बास। ठीक है ना। अगर आप खुंजराब से अपने ट्रक्स चलाएं और आप गवादर को एक मेन हब अपना बनाएं, अपनी एक्सपोर्ट का हब बनाएं, तो ये 7 दिन लगते हैं। सो कहाँ 28 दिन और कहाँ 7 दिन। दूसरी बात ये है कि आपकी जो शिप है, अब यानी कि आपका जो सामान है वो सस्ते तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर पहुंच सकते हैं। सो अगर आज जिस प्राइस के ऊपर चाइना बेच रहा है चीज़ों को, अगर वो चीज़ लेट से एक्स अमाउंट है, तो आप जो है अगर गवादर को फंक्शनल कर दिया जाता है, जो कि स्टडी हुई है, तो वो x माइनस वाई अमाउंट के साथ वही प्रोडक्ट बन जाएगी। या तो वो जो एडिशनल पैसा है वो चाइना को एज अ प्रॉफिट चला जाएगा, या चाइना की चीज़ सस्ती हो जाएगी और उसको ज़्यादा बड़ी मार्केट मिल जाएगी। ठीक है ना। सो गवादर बाय ऑल पॉइंट्स इज कंसिडर्ड टू बी अ आइडियल पोर्ट फॉर चाइना। अच्छा, अब जब हम लोग यानी कि उस तेज़ी के साथ अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सके, या सीपेक पर उस तरह नहीं चल सके जिस तरह चाइना हमसे डिमांड कर रहा था, तो चाइना हैज़ कम अप विद एन ऑल्टरनेट प्लान, और वो है सीपेक 2। अब सीपेक 1 जो था ना वो पाकिस्तान स्पेसिफिक था, सीपेक 2 जो है ना वो रीजन स्पेसिफिक है जी। अगर इसके अंदर ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स शामिल हो जाती हैं, तो आप ये फाइंड करेंगे कि ये जो पूरा इलाका है ये एक ट्रेड हब बन जाएगा। बिल्कुल। जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, दे डोंट हैव अ पोर्ट, अफ़गानिस्तान डजंट हैव अ पोर्ट। ठीक है ना। और ईरान के भी अगर वो रोड लिंक के थ्रू गवादर आ सकता है या सीपेक के थ्रू वो कनेक्ट हो सकता है, तो ये सारी कंट्रीज आपस में भी ट्रेड कर सकती हैं, एक पूरा ब्रिज बन सकता है, एक पूरा यानी कि गवादर कैन बिकम अ हब। सो आई थिंक सो
और इसी वजह से अगर आप देखें तो पूरी दुनिया जो है ना वो इस जगह इकट्ठी हुई है कि किसी तरीके से ये चीज़ पाए तकमील तक ना पहुँचे ये इक़्तिसादी। सर आपने बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ें अगेन बयान की। आखिरी सवाल एक मुख्तसर सा कमेंट मैं आपका लेना चाहूँगा पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। मैं तो मेरे ख्याल में एज अ पाकिस्तानी, ठीक है ना, मैंने कभी पाकिस्तान के अंदर एंटी ईरान सेंटिमेंट्स नहीं देखे। सही, ठीक है ना, हमेशा ईरान के लिए पाकिस्तानियों के जज्बात अच्छे ही रहे। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ अरसा पहले 20-25 साल पहले जैसे ना जो क्या कहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ सर्दमोरी आ रही थी, और वो प्राइमरीली इस वजह से थी कि जो हमारा दुश्मन था इंडिया, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस वहाँ मिल गया था और उसने ना कुछ, यानी मैं कहूँगा कि माइंड्स को पलूट कर दिया था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में मेरे ख्याल में हमारे जो ईरानी भाई हैं उनको ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तानी जो है ना उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं इस इलाके में, और इंडियंस जो है ना अगर वो अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे थे ईरान के साथ, तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको ईरान के साथ कोई दिली मोहब्बत थी, बल्कि वो एक्चुअली इजराइल के एजेंडे को ईरान के अंदर एक्सपेंड कर रहे थे। अगर आप ये देखेंगे जो हिजबुल्लाह और हमास की वो जब वॉकी टॉकी की बातें जब निकली बाहर, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वेयर हाउस किसका था, इंडियंस का था, और इंडियन उसी वेयर हाउस के अंदर वो सारी चेंजेस की गई थी वॉकी टॉकीज़ के अंदर। अभी जब आयतुल्लाह खामनेई की डेथ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो पता चल रहा है कि जी के इंडियंस हैं जो मोसाद के एजेंट्स बन के सारी खबरें ईरान को इज़राइल को पहुंचा रहे थे। सो मैं ये उम्मीद करता हूं कि क्या कहते हैं कि हमारे ईरानी भाई जो हैं, और हमें नज़र आ रहा है और कि इस जंग में जिस तरह पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा है, जिस तरह हमने उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है, जो हमारे ईरानी भाई जो हैं वो क्या कहते हैं दोबारा जिसको कहते हैं ना कि ईरान पाकिस्तान दोस्ती जो है ना वो फिर उन्हीं बुलंदियों को छुएगी जो हम हमेशा से बचपन से देखते आ रहे हैं। और हम नेचुरल अलाइज भी हैं। देखिए हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ तारीखी, और अगर हम फ़िरका वारियत को साइड पे कर दें, ठीक है ना, और सिर्फ एज मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ईरान को हम कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ईरान से कितनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे सर आपने बतौर पाकिस्तानी जो बात की है, मैं चूँकि आखिरी कमेंट है तो इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, ईरान के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की ख़वास के लिए ऐसा ही जज्बा है। हाँ, कुछ दो भाइयों के दरमियान भी इख्तलाफात हो जाते हैं, गिले शिकवे होते हैं। अमूमन वहाँ भी ये राय रहती है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तवाज़ुन रखते रखते एक साइड के ऊपर पलड़ा ज़्यादा हो जाता है, और फिर इक़्तिसादी पाबंदियाँ चूँकि ईरान के ऊपर भी हैं, तो उस वजह से जहाँ पर पाबंदियों के बावजूद किसी हद तक भी अगर इंडिया के साथ ईरान के ताल्लुकात हो जाते हैं, लेकिन उस तरह के स्टेप पाकिस्तान तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता। ज़ाहिर हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, मोहतात होकर चलना होता है। तो ये बहरहाल एक गिले शिकवे, देखें गिले शिकवे होना बुरी बात नहीं है। देखिए लेकिन यानी कि मैं आपके साथ फुली एग्री करूँ कि ईरानी जो है, यानी कि कोई पाकिस्तानी नहीं है जो कभी चाहेगा कि ईरान के लिए कोई बुरी चीज़ हो। कोई ईरानी भी ऐसा नहीं, और आई एग्री विद अब्बास, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब जो है ना इट इज़ नाउ टाइम, और आपने ये देखा कि देखें जो आपने भाईचारे का नाम लिया कि दो भाइयों के अंदर डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो अल्लाह ताला वो मौके पैदा करता है कि जब आपके दिल भी एक दूसरे से साफ़ हो जाते हैं। अब देखें पाकिस्तान ने एज अ कंट्री शो किया है कि जी के इवन जब अमेरिकन और इजराइलीज ने अटैक किया तो द फर्स्ट कंट्री जिसने ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया वो पाकिस्तान था। हमने ये भी देखा कि हमारे ईरानी भाइयों ने अपनी मजलिस के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे। जो प्रेसिडेंट मशहूद पशकियान जो हैं, उन्होंने सुप्रीम लीडर जो शहीद हुए, उनकी वसीयत के अंदर था कि मेरा सबसे पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान। ठीक है। सो जो है ना अब हमें चाहिए कि अब हम इस रिलेशन, अल्लाह ताला ने ये जो एक चांस दिया है दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को दोबारा बेहतर करने का, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ये समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज़ हुई। देखिए हमारा तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, और देयर आर 6 ट्रेडिंग पॉइंट्स अलोंग दिस
बॉर्डर। अगर हम सिर्फ इन ट्रेडिंग पॉइंट्स को खोल दें तो थ्रू दीज पॉइंट्स हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और जब एक दूसरे के साथ ट्रेड होगी तो फिर जो है ना, वो फिर जब हमारे आना जाना दोबारा शुरू हो जाएगा बगैर किसी डर और खौफ के, वो भी हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई नो, नहीं सर, आप एक मिनट और लूंगा। और अगर आप ये देखें कि ये सबक जो है ना, ये गल्फ कंट्रीज ने भी सीख ली, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया ने, जी ठीक है ना, कि फ्यूचर जो है ना वो लड़ाई में नहीं है, फ्यूचर इकट्ठे होने में। और इसीलिए आप देखें कि 35th डे ऑफ वॉर के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया गल्फ कंट्रीज के ऊपर, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और अभी जब सेकेंड वेव ऑफ अटैक चल रहा था तो सऊदी अरेबिया ने, कतर ने और ओमान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी कि हम आपको अपने बेसिस नहीं देंगे कि आप इन बेसिस से ईरान के ऊपर अटैक करें। सो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट, ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद होने का एक नादिर मौका दिया है। और चलें हम मान लेते हैं कि दो स्ट्रॉन्ग सेंटर्स हैं कि सुन्नी इस्लाम का सऊदी अरेबिया है और शिया इस्लाम का ईरान है। और अगर ये दोनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, दोस्ती ना करें, एक बाहिमी एहतराम और रब के साथ इकट्ठे हों, तो मुस्लिम दुनिया कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन रिसोर्स दिया हुआ है, हमें पैसा दिया हुआ है, हमें कैपेबिलिटी दी हुई है, एनर्जी, वसाइल कुदरती, तेल, गैस। और देखिए ईरान की जंग में, मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा, ईरान की जंग ने एक चीज़ जाहिर की है पूरी दुनिया के ऊपर कि सैंक्शंस जो है ना, दे आर द वर्स्ट थिंग टू बी डन अगेंस्ट एनी कंट्री। हमारे खिलाफ हम पे सैंक्शंस लगाई गई, हम स्ट्रांग हो गए। हम न्यूक्लियर ना होते अगर हम पे सैंक्शंस ना होती, हम ये जहाज ना बना रहे होते अगर हम पे सैंक्शंस ना होती, हम ये मिसाइल्स ना बना रहे होते अगर हम पे सैंक्शंस ना होती, और ना ईरान इतना स्ट्रांग होता अगर उसके ऊपर ये सैंक्शंस ना होती। सो इन सैंक्शंस ने ईरान को या पाकिस्तान को वीक नहीं किया, इन सैंक्शंस ने एक्चुअली हमें मजबूत कर दिया है। और इसीलिए आप देखें कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए क्या लेसन है कि अगर आप अपनी टांगों पे खड़े होंगे, आपके दिल में हिम्मत होगी दुश्मन के सामने के साथ लड़ने की, तो कोई इस दुनिया में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो आप लोगों को हरा सके। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जामे और जो गुफ्तगू की है, यकीनन जिस तरह मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, हमारे नाज़रीन भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, जो भी आपकी आरा हो, राय हो, ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में एक नए शख्सियत के साथ, एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे रज़ा अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।